तो बीबीडी से पहले ऐसे कुछ इवेंट आया, मैंने सुना ही पहली बार था कि बीबीडी करके इवेंट हो रहा है जयपुर में एंड यू आर इनवाइटेड वगैरह थे। बड़े बड़े नंबर्स निकल रहे थे, 100 करोड़, 1 करोड़ का धंधा, 2 करोड़ का धंधा। तो मेरे लिए वो बहुत फैसिनेटिंग था, बहुत मोटिवेटिंग भी था। जब बीबीडी आया तो सडनली रात को मैं सो रहा हूँ, मुझे नहीं पता है, सुबह जब मैं उठा तो मेरे पास 10 ऑर्डर रोज की जगह 150 ऑर्डर एक दिन में हुए। आपने अपने प्रोडक्ट्स को ब्रांड बनाना कब शुरू किया? जो मैंने शायद 3-4-5 हज़ार से चालू करा था वो 60-65 करोड़ तक पहुँच चुका था। ये मैंने बहुत कम सुना कि 5 दिन में किसी ने 1000 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिया। लाइक दिस इज अमेजिंग। मेरा 95% 90% बिजनेस पूरा फ्लिपकार्ट से है। वैसे ही मैं फ्लिपकार्ट के लिए बोलता हूँ कि वो ऐसा है जिसने मुझे ग्रो करा है। मेरे साथ मेरे टफ टाइम पे था तो मेरे साथ मेरे अच्छे टाइम पे भी है। पिलो से देखो हर कोई यूज़ करता है, तो आपने क्या ऐसा ऑब्जर्व किया, क्या आपके इंसाइट्स थे, क्या इंस्टिंक्ट्स थे? हाय एवरीवन, वेलकम टू वन इन अ बिलियन, जहां हर एपिसोड में हम लेकर आते हैं एक नए बिजनेस की कहानी। लेकिन आज की कहानी अलग है, क्योंकि ये सिर्फ एक बिजनेस की ही नहीं, एक माइंडसेट की कहानी है। सोचिए, एक छोटा सा कमरा, एक छोटी सी मशीन और एक फाउंडर जिसका दिन शुरू होता था अपनी बाइक पर वेंडर से मिलने जाने से। आज वही सफ़र उन्हें बाइक से मर्सिडीज़ तक ले आया है। आज हमारे साथ है इंदर सिंह, जिन्होंने प्रूव किया कि ब्रांड्स सिर्फ फंडिंग से ही नहीं, कंसिस्टेंसी और वैल्यू इनोवेशन से भी बनती है। वेलकम टू द पॉडकास्ट इंदर। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है कपिल। आपसे आपको दूर से देखा था 6-7-8 साल पहले, आज आपके सामने बैठा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, इट्स ऑल माय प्लेजर। थैंक यू सो मच। सो आज मैं जानना चाहूँगा आपकी कोई थोड़ी कहानी के बारे में। कैसे शुरू किया आपने, पहले क्या करते थे आप, कहाँ से हो आप, कैसा था आपका बचपन, क्या किया, सब कुछ अच्छे से बताइए। मैं एक्चुअली एक स्मॉल टाउन है, काफ़ी गांव सा ही है, टोंक करके एक जगह है राजस्थान में। वहाँ आई वाज बोर्न देयर। तो वहाँ पे उसके करने के बाद वहाँ स्कूल्स ज़्यादा नहीं है, बहुत कम स्कूल्स वगैरह हैं वहाँ पे। तो मैं 2nd-3rd क्लास तक ही पढ़ा। फादर का मेरे बिज़नेस था चाय का, तो वो चाय ब्लेंडिंग करके घर था हमारा वहाँ पे, उसमें करते थे। तो मेरा बहुत शौक़ था पढ़ने का, और वहाँ पे कुछ ज़्यादा ऐसे स्कूल्स वगैरह नहीं थे, तो मैं शुरू में ही बोर्डिंग में चला गया था वहाँ से। तो पापा का बिज़नेस भी ठीक चल रहा था एंड तो मैं बोर्डिंग में चला गया। ही कुड अफोर्ड कि वो भेज सकते थे। बोर्डिंग में करने के बाद 8-9-10 साल के बाद फिर मैंने होटल मैनेजमेंट किया, यहीं कर्नाटका से किया, मणिपाल से। और उसके बाद मैं होटल मैनेजमेंट करके थोड़ा नौकरी वोकरी देखने गया, बिकॉज प्लेसमेंट इतने अच्छे हुए नहीं थे उस टाइम पे कॉलेज के। तो फिर मैं उसके बाद, एक मेरा फ्रेंड था दिल्ली में, वो कॉमनवेल्थ गेम्स में था, तो उसने मुझे वहाँ बुला लिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में पैसा भी अच्छा मिल रहा था उस टाइम पे, क्योंकि छोटा इवेंट था, छोटा इवेंट होता तो पैसे थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं, गवर्नमेंट फंडेड था तो थोड़ा पैसा अच्छा मिल गया। वहाँ से करने के बाद मैं ब्लैंक था थोड़ा कि मुझे अब क्या करना है करके। तो मैंने कुछ फॉर्म्स भरे थे अब्रॉड जाने के, कि चलो MBA कर लेते हैं बाहर से। पैसा थोड़ा बहुत तो था डैड के पास, क्योंकि उस टाइम ठीक ठाक चल रहा था बिज़नेस। तो फिर मैंने फॉर्म भरे, तो मुझे एक स्कॉलरशिप भी मिली कनाडा में। 50% ही मिली, पूरी नहीं मिल पाई थी, बाकी का लोन लेके और मैं कनाडा चला गया। तो आप कनाडा MBA करने गए थे? MBA करने गया। ओके। तो क्योंकि इंडिया में मेरे को जॉब कुछ ऐसी मिल नहीं रही थी उसके बाद ना, कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद। फिर वहाँ से MBA करके फिर मैंने 2 साल वहाँ काम किया, 1.5-2 साल। फिर वो करके मैंने लोन वोन जितना पे ऑफ हो सकता था वो वापस पूरा पे ऑफ कर दिया, और बस फिर मैं वापस इंडिया आ गया उसके बाद। जब मैं इंडिया आया, मैंने पहले तो जॉब का बहुत ट्राई किया कि मुझे कहीं जॉब वो मिल जाए, कुछ ठीक ठाक से मिल जाए। कुछ अच्छा ऐसा हो नहीं रहा था खास। पापा बिजनेसमैन थे पहले से, बट मैंने उनका बिज़नेस डूबते हुए भी देखा हुआ है। तो वो मुझे कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा था कि मैं बिज़नेस ही करूँगा अब, क्योंकि वो एक ऐसे टाइम से गए थे कि एक तो बैकअप नहीं था कुछ, कि कैसे स्टार्ट बिज़नेस कैसे करें। तो बस सर्विस वगैरह में जॉब ढूंढ रहा था, कुछ हो नहीं पाया। उसके बाद कोई रिलेटिव था हमारा, उनके साथ मैं दिल्ली चला गया। तो उनका कोई शूज़ प्रिंटिंग वगैरह का काम था, डिजिटल प्रिंटिंग चल रही थी उस टाइम। तो मैं उनके साथ चला गया, फिर मैं वहीं रहा 6-7 महीने। उनके साथ मैंने प्रिंटिंग का काम किया। फिर 6-7 महीने बाद मुझे लगा यार ये काम अच्छा है, इसको शायद मैं जयपुर में ला सकता हूँ। तो फिर मैं जयपुर आ गया। फिर जयपुर आके पहले तो मैंने कोशिश करी कि मैं वेंडर्स ढूंढता हूँ और दिल्ली से ही माल छपवा के इनको दे दूंगा। तो बट यहाँ पे वेंडर्स को थोड़ा शुरू में तो ठीक रिस्पॉन्स रहा। तो मैंने एक छोटी सी मशीन ले ली, कुछ 10-15 हज़ार की आती है, ज़्यादा महंगा नहीं था वो। तो मैंने एक छोटी सी मशीन ले ली और मैंने ट्राई भी करा, वेंडर्स को अप्रोच करा काफ़ी जगह, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। कि जयपुर ऐसी जगह थी जहाँ पे इतना लोग एडवांस नहीं जा पा रहे थे कि वो उस चीज़ को अडेप्ट कर पाते।
तो फिर वो मेरा वो बैठा नहीं। तो आप क्या करते थे दिल्ली में, कहीं से शूज़ लाते थे, उस पर कोई अच्छी सी डिज़ाइन प्रिंट करते थे और उसको सेल करते थे? सो शूज़ हम नहीं लाते थे एक्चुअली। शूज़ के क्या बहुत सारे पार्ट होते हैं, अपर बोलते हैं इसको, Okay. ऊपर का पार्ट। तो हम लोग बेसिकली किड्स शूज़ में ही करते थे। उस टाइम डिजिटल प्रिंटिंग इंडिया में नया नया आया था। हाँ. तो हम लोग किड्स के ऊपर कार्टून कैरेक्टर्स प्रिंट करते थे डिजिटली, Okay. एंड हम शू मेकर्स को बेचते थे वो ऊपर वाला पार्ट। Okay. फिर वो मैन्युफैक्चर करते थे। तो आप वही सेम चीज़ चाहते थे कि आप जयपुर में भी जी, करें? क्योंकि जयपुर में बहुत बड़ा हब है जूतों का, पूरा राजस्थान जयपुर से कैटर होता है, ओके। तो काफ़ी बड़ा हब था। तो शुरू में जब आपने ये बिजनेस किया, इसके लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट ज़रूरत होगी, प्रिंटिंग का काम करना है, तो वो सब आपने कैसे मैनेज किया शुरू में? तो पहले तो ये था कि मैं वहाँ से ला के दूंगा, बट वो बैठा नहीं। तो फिर मेरे को लगा कि ठीक ठाक शुरुआत हुई है ऑर्डर्स की, तो अब पैसा उस टाइम कुछ था नहीं ज़्यादा मेरे पास। तो हमने एक पहले तो छोटी सी जगह, मेरी शादी हो चुकी थी इस दौरान बीच में ना, तो मेरे पास उस टाइम पैसा कुछ ज़्यादा था नहीं। तो मैंने एक छोटी सी जगह ली थी, कुछ 4-5 हज़ार रुपये का एक रेंट पे जगह लिया। वो कोई नोन था तो उन्होंने मुझसे फर्स्ट रेंट लिया नहीं शुरुआत में उस टाइम पे। एंड देन वाइफ की कुछ सेविंग्स वगैरह कुछ पड़ी थी, तो वो उसको भी देखना था कि कुछ तो करना ही है। तो कुछ मैंने वाइफ से उधार लिया, उधार क्या, पैसा घर का ही है, बट स्टिल अच्छा नहीं लग रहा था, बट ठीक है, उसकी सेविंग्स थी, वो मैं काम में ले रहा हूँ। बट शी वॉज़ वेरी हैप्पी टू गिव इट टू मी। तो उन्होंने मुझे दिया, हम लोगों ने एक छोटा मशीन लिया, प्रिंटिंग मशीन, और उस जगह पे सेटअप करा और बस फिर चालू करा कि हम कोशिश करते हैं शूज़ प्रिंट की। बट वो फिर भी हमने कोशिश बहुत करी। हम 2 ही लोग थे, दिन रात हम लगे रहते थे, 12-12, 13-13 घंटे। बट मैं भागता रहता था बाइक पे। ऐसा टाइम भी था जब मेरे पास कितनी बार ऐसा होता था कि बाइक के लिए पेट्रोल के पैसे भी नहीं होते थे मेरे पास। सो इट वाज दैट टफ फॉर मी। सो वाइफ से कुछ अभी 100 रुपये लिए, 200 रुपये लिए, ऐसे करके बस चल रहा था उस टाइम काम। बट आई हैड होप कि शायद कुछ तो हो जाएगा करके। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया काम, और हम लोग थोड़े शुरुआत के ऑर्डर्स भी थे छोटे मोटे, तो वो करते थे हम उस टाइम पे, बट मेहनत करते थे उस टाइम। जब शुरू में लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आई थिंक शुरू के टाइम बहुत ही सबको टेस्ट कर लेता है, वो बहुत ही चैलेंजिंग पीरियड होता है। तो पहले ट्रायल के बाद फिर नेक्स्ट आपने क्या किया, उसका इंस्पिरेशन कैसे आया आपको? सी नेक्स्ट उस टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था, जैसे ये मेरा ये वाला नहीं चला अपने शूज़ वाला काम, तो उस टाइम ऑनलाइन वगैरह काफ़ी चल रहा था। तो मुझे लगा कि इस मशीन को जो मैं लाया हूँ, चाहे छोटी सी है, बट इसको मैं कैसे काम में लाऊं, कि मैं इसको क्या करूं कि मैं इसको काम में लेके कुछ कर पाऊं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और मेरे पास कुछ था ही नहीं। तो अब वो मशीन को काम में लेना था मुझे। तो मैंने उस टाइम पे फिर जब उसको मैंने सबसे पहला काम चालू करा था कुर्तीज़ के साथ, कुर्तीज़ और वेस्टर्न, उनमें डिजिटल प्रिंट उस टाइम बहुत चल रहा था। तो मैंने ऑनलाइन रजिस्टर भी किया, और मैंने चालू इसी से किया था कि मैं कुर्ती और ये सब वेस्टर्न ड्रेसेस वगैरह डिजिटली चालू करता हूँ। तो ऑनलाइन आपने अपने आप खुद को सारे पोर्टल्स पे रजिस्टर कर लिया? सारे पे नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने पहले फ्लिपकार्ट पे ही किया था। और पहला पोर्टल मेरा वही था, और शायद आखिरी भी यही है। तो मैंने उस टाइम वही रजिस्टर किया था, और किसी ने मुझे उस टाइम बोला भी था कि फ्लिपकार्ट पे काम कर लो थोड़ा। एक्चुअली उस टाइम ना यूज़र फ्रेंडली बहुत था ये प्लेटफॉर्म ना, बहुत यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म था कि आप इजीली रजिस्टर कर सकते हो, बस जीएसटी नहीं होता था उस टाइम, वैट होता था। तो वैट लिया आपने बस, और आप 2 स्टेप का रजिस्ट्रेशन है, 1 दिन में रजिस्टर हो जाता था। तो मेरे लिए सिंपलेस्ट था। और जब स्टार्ट किया तो लिस्टिंग विस्टिंग कर कुरा के जैसे भी ये थोड़े प्रोडक्ट्स और डाल दिए वहाँ पे। तो इसके बाद ये ड्रेस मटेरियल वाला काम और ये कुर्ता वाला काम, ये कैसा चला आपका? इसमें एक्चुअली मैंने स्टार्ट जब किया शुरुआत में 2-3 महीने, मतलब ऑर्डर्स तो ठीक आ रहे थे शुरुआत में ही, बस ऑर्डर्स आने के बाद वो उनका रिटर्न्स वगैरह मेरे को थोड़ा ज़्यादा लगने लग गया। प्लस ये बहुत फास्ट मूविंग वो था, और उसके लिए हमारे पास जितना बैकअप में वो नहीं था पैसा कि हम इस फास्ट मूविंग पेस को एडजस्ट कर सकें अपनी करंट बैंडविड्थ के हिसाब से। तो हम लोगों के लिए वो भी एक चैलेंज था कि हम इसको कैसे मैनेज करें ज़्यादा लंबा। तो बस ठीक है, वो जो चल रहा था, रिटर्न्स बहुत आ रहे थे। रिटर्न्स से हमारी इन्वेंट्री थोड़ी बहुत डेड हो रही थी, वैसी नहीं थी इन्वेंट्री, जो थी बची कुछ वो भी एंड हो रहा था। तो फिर एक बार लगा कि यार अब क्या करें, बट जो भी था धीरे धीरे करके उसको हम चला ही रहे थे। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है थोड़ी सी कि मैं जब मेरा ये कुर्ती वाला काम चल रहा था, तो जयपुर में ये सेलर्स को ईमेल आते हैं, मुझे भी एक ईमेल आया था कि ऐसा कोई सेलर इवेंट करके होने वाला है। बीबीडी वगैरह मैं कुछ नहीं जानता था, होता क्या है बीबीडी, ना कुछ ज़्यादा पता नहीं था। तो बीबीडी से पहले ऐसे कुछ इवेंट आया, मैंने सुना ही पहली बार था कि बीबीडी करके इवेंट हो रहा है जयपुर में, एंड यू आर इन्वाइटेड वगैरह। क्योंकि मुझे लगा यार मैं मतलब स्पेशल मुझे कैसे ईमेल आ गया, तब शॉर्ट यार मुझे कैसे ईमेल आया, सबको जाता है तो मुझे भी आया था। उस टाइम बाद में पता लगा। तो जब हम घुसे तो सरप्राइजिंगली यू विल बी शॉक टू नो शायद कि आप ही वहाँ दे रहे थे, इसलिए मैंने शुरू में अभी वैसे बोला कि आप वहाँ पे, आपका वो चल रहा था वहाँ पे स्पीच चल रहा था, एंड देन हम लोग पीछे खड़े हुए थे, और वो इवेंट था कि हमें ब्लैंक थे हमें कि बस जाना है, देखते हैं क्या होता क्या है ये।
फिर कुछ सेलर्स वगैरह सामने वहाँ बैठे हुए थे, क्वेश्चन एंड आंसर्स वगैरह हो रहे थे, बड़े बड़े नंबर्स निकल रहे थे, 100 करोड़, 1 करोड़ का धंधा, 2 करोड़ का धंधा। तो मेरे लिए वो बहुत फैसिनेटिंग था, बहुत वो मोटिवेटिंग भी था कि यार लोग कर रहे हैं इतना काम ऑनलाइन में, इतना धंधा हो रहा है, कोई भी कैटेगरी हो डजेंट मैटर, बट वो कर रहे हैं लोग काम। तो मुझे कुछ करना था उसमें कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं शायद वो लोग जो आज वहाँ स्टेज पे बैठे हैं मेरे जैसे कुछ सेलर्स हैं, तो मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँ। तो मेरा एक वो ड्रीम सा एक बन गया था कि यार भाई वहाँ एक दिन वहाँ जाना है, लाइक कैसे भी करके वहाँ पहुँचना है, कि वहाँ पे स्टेज पे जाना है और मुझे इनवाइट आना चाहिए, ऐसे कि आपको इनवाइट किया गया स्टेज पे टाइप्स। वो ड्रीम अभी मेरा हुआ, थोड़े दिन पहले ट्रू हुआ। बट वो ऐसा कुछ था। एंड देन जब वो मीटिंग वीटिंग सब कुछ चल रहा था, तो लास्ट में सेलर का एक इवेंट होता है जिसमें सेलर इंट्रैक्शन होता है, जो फ्लिपकार्ट के एम्प्लॉयज़ थे उनके साथ में, डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरीज। मेरा कोई कैटेगरी मैनेजर वगैरह ऐसा कुछ था नहीं उस टाइम पे। तो मैं ऐसे ही एक फ्लिपकार्ट ही पर्सनल था, हार्दिक करके, उससे मैं मिला एंड सब लोग घेर के खड़े हुए थे, तो मैं वेट करता रहा जब तक वो ख़त्म ना हो जाए। इट गॉट एंडेड एंड देन लास्ट में मैं उससे मिला कि सर, मैं ऐसा ऐसा बताया कि सर कुर्ती का काम है, चल नहीं रहा है, मेरे पास पैसा भी नहीं है ज़्यादा, मैं क्या करूं, मतलब ऐसा क्या करूं कि। तो फिर मैं उनसे पूछने लग गया लास्ट में, तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था इवेंट। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, एंड दिस इज़ वेरी डिफरेंट थिंग कि वो इवेंट भी ख़त्म होने वाला था, एंड उन्होंने बोला कि मुझे कि तू ऐसा कर, तो कुशन कवर्स कर, अगर तेरा वहाँ नहीं कर रहा तो इसमें गैप बहुत अच्छा है, एंड मैं वो भी वही कैटेगरी देखता हूँ, तो यू विल ग्रो, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है और मैं आपको उसका रिजल्ट करके दूंगा, बिकॉज आई वॉज दैट मोटिवेटेड कि यार कुछ तो करना है। उस इवेंट में आके थोड़ा अच्छा सा फील हो रहा था। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, एंड देन फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि उन्होंने मेरे को, मुझे नहीं आज तक समझ में आया कि उन्होंने क्या देखा मुझ में ऐसा, वॉज दैट लाइक 5 मिनट का कन्वर्जेशन ही था। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं कल एयरपोर्ट जाऊँगा, रास्ते में तो मैं आपसे मिलते हुए जाता हूँ। ऑफिस नाम की कोई चीज़ थी नहीं हमारे पास, क्योंकि एक वो छोटी सी दुकान थी, मैं उनको कहाँ बुला था कि मेरे लिए तो वो ऐसे थे। तो फिर मैंने उनको बोला सर आप प्लीज़ मेरे घर पे आ जाओ, मेरे ऑफिस में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो आई इन्वाइटेड हिम टू माई प्लेस एंड देन ही वाज लाइक कि ठीक है, रास्ते में पड़ता है, तो ही स्टॉप्ड एट माई प्लेस। और हम लोगों ने वहाँ बात करी पूरी बैठ के, बीबीडी से 2 महीने पहले ही। उन्होंने मेरे को बताया कि कुशन कवर्स करो आप, और ये कैटेगरी करो, कुशन कवर में गैप बहुत बड़ा है। तो फिर उन्होंने बोला कि मेरे का डिजिटल प्रिंटिंग मशीन है मेरे पास, हम लोग ईजिली उसको पिवट कर सकते हैं। कि हम वो एक लौती एक चीज़ थी जो मुझे इतनी जल्दी क्लिक हुई कि हाँ, मैं ये मशीन भी काम में ले सकता हूँ, इसमें साइजेस वगैरह का भी नहीं है, तो इन्वेंट्री डेट नहीं होगी मेरी, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। उन्होंने बोला कि 1000 SKU चाहिए। मैंने कहा ठीक है, अब आप जो बोल रहे हो सर 1000 SKU आपको दे देंगे, कब चाहिए? विदिन 5 डेज़। मैं ठीक है, 5 डेज़ में आपको हम दे देंगे। सो विदिन 5 डेज़ हमने 1000 SKUs लॉन्च करे, वही अगेन RTM कैटेगरी में, रेडी टू मेक, क्योंकि वो सब डिजिटल डिज़ाइन थे, वी कैन प्रिंट इट ईजीली। तो उस टाइम हमने फिर वो चालू करा और इट वेंट रियली वेल। उसके बाद तो धीरे धीरे करके सब अच्छा ही हो गया। ये मैंने बहुत कम सुना कि 5 दिन में किसी ने 1000 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिया, लाइक दिस इज अमेजिंग। तो आपने कुशन कवर से स्टार्ट की और इनिशियली आपको किसी ने गाइड किया कि आपको क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या हुआ? आपने जब लिस्ट किया कुशन कवर्स, फिर BBD आने वाला था, वो बताइए। अब मेरे को लगता है यहाँ से आपकी ग्रोथ जर्नी शुरू होने वाली है। एक्चुअली एज आई सेड कि मुझे पता ही नहीं था BBD किस स्केल पे होता है, क्या होता है, कुछ नहीं पता था। तो BBD में जब मेरे ऑलरेडी मतलब हम रोज 4-5 हज़ार का धंधा करने लग गए थे रोज का ना, तो उस 5-6 हज़ार के धंधे के बाद जब BBD आया तो सडनली रात को मैं सो रहा हूँ, मुझे नहीं पता है, सुबह जब मैं उठा तो मेरे पास ऑलमोस्ट वो 10 ऑर्डर रोज की जगह 150 ऑर्डर एक दिन में पड़े। वाह। तो वो बहुत शॉकिंग था हमारे लिए, और पूरा भी करना ही था ऑर्डर कैसे ना कैसे करके। तो बस कैसे ना कैसे करके उसको हमने थोड़ा और जेब से अपना पैसा डाला कि इसमें डालो पैसा, करना तो है, स्टार्ट किया है तो अब छोड़ नहीं सकते हैं इसको। फिर हम लोगों ने नई कैटेगरी सर्च करना चालू करा कि व्हाट्स नेक्स्ट। एंड द बिगेस्ट थिंग, जब से मेन इंपॉर्टेंट थिंग थी जो हम कुशन कवर इतनी जल्दी हिट करवा, लॉन्च कोई भी कर सकता है, यू नो, लाइक कोई भी कर देता लॉन्च, और शायद अच्छा हो जाता, बट हमारा मेन रोल ये था कि हमें हार्दिक ने उस टाइम ये बोला था कि ये कुशन कवर पैक ऑफ 5 499 के बिक रहे हैं, हमें इसको लोअराइज करना है, और कैसे आप किस प्राइस पॉइंट पे इसको ला सकते हो थ्रू योर ओन सोर्सिंग। मैंने बोला मैं 399 का बेच सकता हूँ, मैं तब भी इस पे प्रॉफिट कमा लूँगा। ओके। तो मैंने उसको 399 पे लॉन्च करा, एड्स का पैसा नहीं था उस टाइम पे, सिर्फ एक यही चीज़ थी जो मैं कर सकता था। हाँ। और मैंने वो किया कि मैं ठीक है, आप 499 छोड़ो, उसको 399 में लॉन्च कर लूँगा, एंड आई स्टिल मेक समथिंग आउट ऑफ इट। तो मैंने उसको 399 में लॉन्च करा, बहुत अच्छा वो हिट हुआ। सो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, जब मुझे पता लग गया कि थोड़ा सा समझ आने लग गया कि ऑनलाइन कैसे काम करने वाला है। फिर हम लोगों ने नई कैटेगरीज के वाइट स्पेसेस ढूंढना चालू करे कि ऐसा क्या है कि हम करें कि वो थोड़ा और ग्रो हो, बिकॉज कुशन कवर्स तक तो नहीं टिक सकते थे। एक गैप था बहुत बड़ा जो हमें रियलाइज़ हुआ पिलो का। ओके। जो मैंने थोड़ा सर्च वर्च किया, तो पिलोज ऐसे थे जो एक बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज कैटेगरी थे। हाँ।
तो हमने उस अनऑर्गेनाइज कैटेगरी को ऑर्गेनाइज किया। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जब आपने एक नई कैटेगरी में एंटर किया, कोई भी बिजनेसमैन जानना चाहता है कि उसकी रिसर्च कैसे करते हैं। जैसे आपने काफ़ी वर्ड्स यूज़ किए, ये एक अनऑर्गेनाइज कैटेगरी थी, इसको हमने ऑर्गेनाइज किया, तो ये आपको कैसे पता चला ये अनऑर्गेनाइज है? पिलोज तो देखो हर कोई यूज़ करता है, तो आपने क्या ऐसा ऑब्जर्व किया, क्या आपके इंसाइट्स थे, क्या इंस्टिंक्ट्स थे, थोड़ा उसके बारे में समझाइए। 7-8 साल पहले पिलोज को लोग एक सिंपल एक वाइट तकिया समझते थे जिस पे उनको सोना है। हाँ। ठीक है, वो कंफर्ट के लायक कुछ मतलब कोई इतना वो नहीं था कि बस सोना है, ठीक है। एक पिलो रुई वाला तकिया आता है, उसको आप पे सर के नीचे लगा के और सोना है। क्योंकि मैंने देखा था जब मैं करना होम फर्निशिंग में काम था, मैं रिसर्च कर रहा था कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ओके। तो कुशन कवर्स देखा और पिलो कवर्स में ना थोड़ा पिलो में थोड़ा लोग भी कम थे बेचने वाले भी, क्योंकि अनटैप्ड कैटेगरी थी, तो स्कोप अच्छा था। तो मैंने थोड़ा रिसर्च करा एंड देन मैंने उसको एक कमोडिटी से निकाल कर एक स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करी कि हम इसको एक स्टेटमेंट बनाते हैं कि वाइट, अब आप रोज वाइट शर्ट नहीं पहन सकते हो ना, आपको कुछ कलर्स चाहिए लाइफ में। तो हम लोगों को उस वाइट कलर्स से निकल के कुछ कलरफुल लाना था विद सम इनोवेशन कि यार लोग पिलो को एक अच्छी वो समझें, खरीदने की कोशिश करें, एक सिर्फ वाइट ही नहीं खरीदना है। तो हमने उसके डिफरेंट शेल्स चेंज करे, ऊपर के अंदर का फाइबर डलता है थोड़ा उसमें, वो फाइबर्स चेंज करा, तो हमने पूरा एक बुफे टाइप बना दिया पिलो का कि भाई इसको ऐसे ही करना। तो मैंने शुरुआत जो किया था वो नॉर्मल मैंने भी वाइट तकिए से ही चालू करा था जो नॉर्मली बिक रहा था, बट वो अगेन बहुत हाई प्राइस पॉइंट पे बिक रहा था। और मेरा शुरू से एक वो रहा है कि मुझे ज़्यादा हाई प्राइस पे नहीं करना। सो मेरा एक हमेशा एक टारगेट रहा है इनिशियल से, शुरुआत से। आई नेवर से हाई प्राइस्ड, आई ऑलवेज से इट राइट प्राइस्ड। सो इफ़ यू, अगर आप कोई चीज़ राइटली प्राइस कर रहे हो ना, आप कस्टमर को वो प्रोपोजिशन दे रहे हो वैल्यू का जिसकी उसकी वर्थ है, तो वो प्रोडक्ट में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, वो ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा लोगों को और खुद ब खुद बिकने लगेगा अगर वो राइटली प्राइस्ड है। तो मेरा यही था कि मुझे इस कैटेगरी को राइटली प्राइस कैटेगरी के अंदर लेके आना है, बिकॉज ये एक लग्जूरियस टाइप माहौल बन रहा है यहाँ पे और लोग इसको बहुत ज़्यादा प्राइस में उसमें चल रहे हैं। तो मुझे इसको राइटली प्राइस पे लेके आना था, वो चीज़ें जो शायद नॉर्मल कस्टमर अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, तो मेरे को उसके अंदर लाना था। और फाइबर से आई मीन फाइबर मतलब होता है एक तरीके की नकली रुई बोल लो आप उसको। पहले अपने प्योर कॉटन के चलते थे, बट वो बहुत जल्दी दब जाते हैं, डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, तो हम उसमें फिर जनरली फाइबर डलता है जो होटल्स वगैरह में भी काम आता है। उसमें अलग अलग डेंसिटी ऑफ फाइबर्स होते हैं, कितना पतला कितना मोटा होना, उससे आपकी सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस बढ़ती है। तो उसको हमने एक अच्छा ब्लेंड बनाया कि हमें एक नॉर्मल बिल्कुल सॉफ्ट फाइबर और एक मीडियम फर्म या हार्ड फाइबर को लेके एक मीडियम फर्म बनाना है। उसमें हमने फर्मनेस अलग अलग डाल दी। एक मेमोरी फोम भी आता है जो कि सुपर लग्जरी प्रोडक्ट बोलते हैं उसको। तो सुपर लग्जूरियस प्रोडक्ट के अंदर आता था जो कि प्राइसली वॉज 1999-2000 रुपये के आसपास चलता था, विच वॉज नॉट अफोर्डेबल टू एनी कस्टमर एनीवेयर, कोई भी प्लेटफॉर्म हो। हमारा नेक्स्ट था कि एक पिलो में हमने ये इनोवेशन कर लिया, अलग कलर्स लिया है, हम लोगों ने डेंसिटी चेंज कर दी। अब हम नेक्स्ट क्या करें, तो हम लोगों ने एक मेमोरी फोम पिलोज को लॉन्च करा। हमने उसके पहले प्राइस एनालाइज करी, ठीक है। एक तो ये चीज़ थी कि मेरी सोर्सिंग वहाँ तक आते आते बहुत स्ट्रांग हो गई थी, कि मुझे पता था कि कैसे डील करके किस प्राइस को, मतलब किस प्रोडक्ट को कैसे लेके आना है। मैं एक्चुअली वेंडर्स को थोड़े सपने भी दिखाता था कि भाई ठीक है बड़ा काम करेंगे, लेंगे तो स्टार्ट तो करेंगे उस टाइम पे। तो मैंने उस टाइप से चालू किया। तो हम लोगों ने जब पिलो चालू करा मेमोरी फोम का, तब मैंने उसकी कॉस्टिंग निकाली। तो वो जो जनरली आई वॉज शॉक्ड कि जो पिलो 2000 रुपये का बिक रहा है, मैं उसको 500 रुपये में बेच पा रहा था। ओह वाह, इतना ज़्यादा डिफरेंस था, जबकि हम 70% डाउन ला। सो मार्केट में लोगों ने इतना प्रीमियम बना रखा था उसको। मुझे नहीं पता था क्यों इतना प्रीमियम बना रखा था उसको। वो एक अफोर्डेबल इजी गोइंग प्रोडक्ट है, पिलोज हैं जो अपने के लिए कंफर्ट प्रोडक्ट है, उसको आपने इतना हाईली प्राइस क्यों कर रखा है? कुड इट बी कि कुछ लोग ही थे शायद जो ये बेच रहे थे, तो देवर प्लेइंग ऑन हाई मार्जिन की भाई एक पे हमें। और प्रॉब्लम यहाँ भी यही थी कि वो ये कह रहे थे कि हम 10 पीस बेचेंगे, हम 1000 रुपये कमाएंगे। मेरा ये था कि मैं 100 पीस बेच के 1000 कमाऊंगा। तो मैंने शुरुआत, और दोनों में यही था कि 100 पीस बेचूंगा 1000 कमाऊंगा, बट मैं 100 पीस बेचूंगा ताकि मेरा लॉन्ग टर्म। सो ये इसे वॉल्यूम गेम कहते हैं सब लोग। हाँ, तो आपने एक वॉल्यूम गेम खेलने का सोचा, और आई थिंक ये आइडेंटिफाई कर पाना कि कौन सा प्रोडक्ट आगे चल सकता है और साथ में उसकी तह तक जाना और ये समझना कि इसमें क्या चाहिए और उसकी सोर्सिंग कहाँ से हो, तो ये सब आपने काफ़ी अच्छा कंट्रोल बना रखा था अपने बिजनेस के ऊपर। करेक्ट। तो पिलोज आपने पहले कलर्स इंट्रोड्यूस किए, फिर नई डेंसिटी इंट्रोड्यूस की, फिर माइक्रोफाइबर इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद क्या आप पिलोज में ही रहे या आपने और डाइवर्सिफाई किया? हमने पूरा डाइवर्सिफाई किया। हमने पिलोज में, हम लोग आज तक भी उसमें इनोवेशंस वगैरह करते रहते हैं, बट उसके साथ साथ क्योंकि मैं जयपुर से था तो हमें बेडशीट्स भी करनी ही थी। उस टाइम क्या हो रहा था कि लोग रिस्क लेने से थोड़ा डरते थे
कि हम लोग एक्सक्लूसिव लेके आएंगे कुछ और वो नहीं चला तो हमारा डिज़ाइन या इन्वेंट्री डेड हो जाएगी। इस स्टेज तक आते आते मैं पूरा फुल फ्लेजेड पक्का हो चुका था धंधे में, मेरे को पता लग गया था कि क्या चल रहा है और कैसे चलेगा। तब तक आते आते फिर मेरे को ये था कि मुझे अब इसमें मैं क्या करूं, अगर मैं वही सेम जो मार्केट में बिक रहा है उनको लेके ही बेचूंगा तो मैं कुछ अलग नहीं दे रहा हूं कस्टमर को, तो वो नहीं चलेगा, मुझे पता है, क्योंकि समंदर है, बहुत सारी फिशेज है, स्पेशली बेडशीट ऐसी कैटेगरी में। क्योंकि पिलो मैंने टैप कर लिया क्योंकि वो एक अनटैप्ड कैटेगरी थी, बेडशीट एक पूरी प्रीमियम बहुत बड़ी कैटेगरी है उसका होम फर्निशिंग की, तो मुझे उसको क्रैक करना था कि मैं उसको क्रैक कैसे करूं, इनमें से कैसे निकलूं। तो मैंने एक्सक्लूसिव डिज़ाइंस निकाले विच इज़ कम्प्लीटली एक्सक्लूसिव। मैंने 20 डिज़ाइन निकाले, पूरे एक्सक्लूसिव डिज़ाइंस थे, कोई मार्केट में कॉपी नहीं, कोई कुछ नहीं, और उनको मैंने अच्छी तरह कैटलॉगिंग करके और उनको राइटली प्राइस करके बेचा, तो वो बहुत अच्छे तरीके से क्रैक हो गई। नहीं, ये काफ़ी अच्छी बात की। आई थिंक होम फर्निशिंग एज ए इंडस्ट्री, अगर मैं समझूं कुछ 7-8 साल पहले ये काफ़ी कमोडिटाइज इंडस्ट्री थी। इसमें इनोवेशंस नहीं होते थे जैसे, और इंडीड जैसे अगर आप वेस्ट की तरफ देखें या इवन फार ईस्ट की तरफ जाएं तो आप देखोगे लोग घर में टिपिकली बहुत ज़्यादा होम फर्निशिंग के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। इंडिया में होम फर्निशिंग मतलब कर्टन लगा दिया, बेडशीट लगा दिया, तकिया लगा दिया। तो आपने उसमें नए कलर्स के साथ नए डिज़ाइंस, इसमें इनोवेशन काफ़ी किया है। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। आपने इस इंडस्ट्री को कैसे इवॉल्व होते हुए देखा है पिछले कुछ सालों में? तो बेसिकली जब मैंने ये इनोवेशंस अलग अलग कर रहे थे तो मेरे दिमाग में एक विजन यही रहा शुरू से कि उस टाइम कोविड आ चुका था एक्चुअली ना। तो जब मेरा बेडशीट वाला काम आया कोविड आ ही चुका था, थोड़े दिन बंद भी रहा धंधा, बट एक उसमें बहुत अच्छी चीज़ निकल के आई थी कि 2 चीज़ें लोग बहुत करने लग गए थे। एक तो ट्रैवल करना उसके बाद, कोविड के बाद, और सेकेंडली जब कोविड में थे तब लोग वो होम घर पे रहते थे। और एक फैक्ट भी है कि नॉर्मली आपका 60 to 70% टाइम घर पे निकलता है। तो जब आप घर पे रहते हो तो आप घर के प्रोडक्ट्स काम में लेते हो, सब कुछ घर का आप सराउंडिंग होते हो, उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होम फर्निशिंग के प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। तो मुझे ये था कि मुझे अपना ब्रांड ऐसे टैप करना है कि आप किसी भी रूम में, या डाइनिंग हो या बेडरूम हो या आपका किचन हो, कहीं ना कहीं पे मेरा ब्रांड का टैपिंग होना चाहिए, टच पॉइंट होना चाहिए, ताकि कस्टमर को याद रहे कि एक से दूसरा प्रोडक्ट को रिलेट कर पाए। अगर मैं एक चीज़ बेच रहा हूँ तो मतलब मुझे हर रूम को टच करना था, घर के हर पार्ट को टच करना था मुझे इस ब्रांड में। तो मेरा ये विजन क्लियर था उस टाइम पे। तो उस पार्ट को टच करने के बाद ही मेरे इनोवेशंस धीरे धीरे चालू हुए, और वहाँ से मुझे पता लग गया था कि लोग घर पे बहुत रह रहे हैं, तो लोग पैसा खर्च करना चालू कर चुके हैं। तो वो लोग जो जनरली अपने फैशन पे इतना खर्च करना चालू कर रहे थे, वो एक नया टर्म आ गया, होम फैशन। ओके। तो लोगों ने होम को एक फैशन बना दिया अपने लिए, बिकॉज वो उस घर में सबसे ज़्यादा रह रहे हैं। 2 चीज़ें, आप कपड़े बहुत फ्रीक्वेंटली बदलते हो और आप नए चीज़ में अपने आप को देखना चाहते हो, सो दैट यू फील गुड। घर का भी है ये, आपको घर में चीज़ें चेंज करनी है, आप सेम चीज़ देख देख के बोर हो जाओगे, तो आपको चीज़ें चाहिए चेंज करने के लिए। और वो कोविड के बाद लोगों को रियलाइज़ हो गया था, तो वो भी एक तरीके का, हम बोलते हैं ना फैशन फास्ट मूविंग है, अब ये होम फैशन भी फास्ट मूविंग हो गया था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट है कि आप जैसे फास्ट फैशन देखते हो वैसे आप होम फास्ट फैशन भी देखते हो। एंड इसमें आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट चेंज कि जो यहाँ पे लोग एक ही सामान से सालों साल खुश रहते थे, उसे अब लोगों को कंटिन्यूसली चेंज चाहिए था। वेरी इंटरेस्टिंग। तो जहाँ पे एक तरफ लोगों को क्वालिटी चाहिए, वहीं पे साथ में लोगों को वैल्यू चाहिए, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन इज द ट्रिक। ये पूरा गेम इसी चीज़ का है। तो इसको कैसे आप अप्रोच करते हो, इसके बारे में आप कैसे सोचते हो, कैसे प्लान करते हो? सो एज आई सेड कि मेरा विजन ही शुरू में यही था कि मुझे एक राइटली प्राइस पे प्रोडक्ट लोगों को बेचना है। और उस टाइम जो ऑप्टिमाइजेशन था हम लोगों ने सप्लाई चेन में किया अपने, कि मैं और मेरी वाइफ और हम लोग, अच्छा एक चीज़ और थी, हम लोगों ने ऑप्टिमाइजेशन ऐसे भी किया था कि हम लोगों को शुरू से आदत हो गई थी, हम 2 मैन आर्मी थे जब हमने शुरुआत किया था, मैं और मेरी वाइफ। तो हमें उस सोर्सिंग का हमें हमेशा से एक विजन था कि यार इसको राइटली सोर्स करके लाना ही लाना है हमें। तो हम उस सोर्सिंग को कर करके और प्राइस के साथ राइटली अलाइन करके उसको एक परफेक्ट प्राइस पे ला पाए। और ऐसा नहीं था कि हमने शुरुआत से सब कुछ बल्क में खरीदना चालू कर दिया। शुरुआत छोटे से ही होती है कि कोई प्रोडक्ट आप डालोगे तो उसका हो सकता है कॉस्ट शुरू में ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि आप इतना बल्क में नहीं खरीद रहे हो। तो हमारा भी शुरू में काफ़ी बारी कॉस्ट ज़्यादा ही आता था। एंड सेकेंडली हम लोगों का ये भी था कि कुछ चीज़ें हम लोग इंडिया में ही यहीं इनोवेट करके अलग अलग जगहों से करके असेंबल करके उसको और फिर भी एक प्रोडक्ट बनाते थे कि उस तरीके से हम लोग उसका प्राइस ऑप्टिमाइजेशन कर देते।
कि अगर आप फुल प्रोडक्ट किसी से एक साथ खरीद रहे हो, वो हो सकता है आपको महंगा पड़ेगा। तो आप लोगों ने हम लोग अलग अलग सेगमेंट से लेके और फिर उसको ऑप्टिमाइज़ करके और फिर उसमें सोर्सिंग करके निकालते थे। वेरी इंटरेस्टिंग। आपने बताया कि आपको सब कुछ इंडिया से ही सोर्स करना है, लेकिन जब आप ऐसे ग्लोबली देखते हैं तो आपको लगता है कि ग्लोबली बाकी कंट्रीज़ हमसे होम फर्निशिंग कंजम्पशंस में हमसे काफ़ी बेटर है, या फिर वहाँ पे लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं? एक्चुअली में हाँ, हम लोग अभी होम एज अ सेगमेंट में इतना अभी ज़्यादा डेवलप नहीं या उस लेवल तक नहीं पहुँचे हैं जितना दूसरी कंट्रीज़ हैं। स्पेशली इफ़ यू टॉक अबाउट कि चाइना बहुत आगे तक जा चुका है। आज भी हमारे होम के काफ़ी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो इम्पोर्ट होते हैं, बट उसमें भी एक हैक है। जैसे हमारा पिलो था, अभी हमने रिसेंटली कुछ एक वो करा था कि जिसमें या तो अगर आप पूरा का पूरा प्रोडक्ट वहाँ से ले लो, जो जनरली लोग यही करते हैं क्योंकि यहाँ लाके किसी को इतना असेंबलिंग में इतना दिमाग नहीं लगाना होता, तो लोग पूरा प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, इससे उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो हम लोगों ने सिर्फ वही एलिमेंट सोर्स किया जो हमें लगा कि शायद इंडिया में नहीं बन पा रहा है, और बाकी एलिमेंट्स हमने यहीं अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में या दूसरे वेंडर्स से मैन्युफैक्चर कराए, उसको असेंबल करा। तो जैसे पिलो में एक सुपर स्मार्ट ग्रिड करके एक ऊपर का भी हमने कुछ डाला है, और एक हमने नया प्रोडक्ट अभी हम लेके आ रहे हैं बीवीडी में, तो उसमें जेल करके कुछ होता है। तो जनरली वो पूरा का पूरा पिलो बाहर से आता था अभी तक। हम लोगों ने उसको प्राइस ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या करा कि हम लोगों ने सिर्फ उसका जो एक्चुअल कोर पार्ट है, विच इज़ द जेल वाला पार्ट, ऊपर का लेयर, हमने सिर्फ वही इंपोर्ट किया कि हम ये इंपोर्ट करते हैं, बाकी नीचे का काम तो हम कर ही रहे हैं, हमें इसको सिर्फ इन्फ्यूज़ ही तो करना है, हम इसको इन्फ्यूज़ करके पूरा प्रोडक्ट यहाँ बना के बेचेंगे। तो उस तरीके से हमने प्राइस ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अलग अलग जगहों पे किया। ये जस्ट एन एग्जाम्पल, बट ऐसी काफ़ी जगह थी जहाँ हम लोगों ने कोशिश करी कि हम बाहर से कम लेस टू लेस करें इंपोर्ट, ताकि हम लोग उसको एक अफोर्डेबिलिटी पॉइंट पे ला सकें और बाकी हम इंडिया में ही करें। तो एक कुल मिला के ये है कि आपको एक स्टेबलाइजेशन बिठाना पड़ता है इंपोर्ट एंड डोमेस्टिक का, जिससे आपकी कॉस्ट स्टेबिलिटी आ जाए। कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि पूरा, क्योंकि उससे आपकी इन्वेंट्री, मेरी से इन्वेंट्री डेड नहीं हो रही। मैंने अगेन इसमें 3000 डिज़ाइन डाल दिए, उसमें ये था कि मैं प्रिंट करा और बेचा मैंने, तो मेरी इन्वेंट्री डेड नहीं हो रही। मैंने सिर्फ 5000 मैट मंगाया, उस 5000 मैट में मैंने 3000 डिज़ाइन डाल दिए। आपके पास अभी टोटल कितना कैटलॉग है अगर मैं पूछूं तो? कैटलॉग बहुत स्मॉल है मेरा अभी। Okay. अगर आप RTM कैटेगरीज रेडी टू मेक हटा दें, विच इज़ कुशन कवर्स और डोर मैट्स, क्योंकि उनका बैंडविड्थ बहुत बड़ा है, प्रिंटिंग वगैरह, मेरे सॉलिड प्रोडक्ट जो हैं, जो मेरे को मेरा 80 to 90% धंधा देते हैं, उसमें ऑलमोस्ट मेरे पास 150 ही SKUs है। ओह वाह। 150 से 200 SKUs हैं जो मेरे को ओवरऑल सारा धंधा देते हैं। और ये 150 प्रोडक्ट में आपको कब लगा कि अब तो बड़े बन गए हम लोग? एक के बाद एक चीज़ हम करते गए, हिट होती गई। उस टाइम हमारे लिए डेटा ऐसा था कि हम लोग कोई भी चीज़ लॉन्च करते थे, वो मैं पहले डेटा में देखता था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उसके बाद ही उसको वो नेक्स्ट करता था। तो जब मैं धीरे धीरे करता गया मेरे पिलोज हिट हो गए, बेडशीट हिट हो गया, फिर अगर हम लोगों ने अच्छी ASP के बेडशीट्स डाली, वो हिट हो गए, फिर हमने मैट्रेस प्रोटेक्टर्स डाले, वो हिट हो गए। तो वहाँ तक आते तक मेरा धंधा ऑलमोस्ट जो मैंने शायद 3-4-5 हज़ार से चालू करा था, वो 60-65 करोड़ तक पहुँच चुका था। तो मुझे लग चुका था कि भाई हम अच्छा है हमारी जर्नी हमने अच्छी ट्रैवल करी है। टुक अ लॉट ऑफ टाइम, 6-7 साल लग गए, बट हाँ ठीक है, इनोवेशन वाज आवर मेन थिंग कि हमें करना है कुछ ना कुछ। और आपने अपने प्रोडक्ट्स को ब्रांड बनाना कब शुरू किया? तो हमने अभी कुछ 3-4 साल पहले एक सेलिब्रिटी भी साइन करी थी। मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। हाँ। कि मैं अपने जो लेबल बोलता था पहले, हाँ। कि लेबल ही था जब चालू किया था, कि ये लेबल से ब्रांड तक की जर्नी हमारी बहुत अच्छी भी रही, और हम लोगों ने सेलिब्रिटी भी हायर करा, तो उससे हमें फ़र्क भी बहुत पड़ा, क्योंकि ब्रांड कॉन्फिडेंस लोगों को आने लग जाता है। और वेरी इंटरेस्टिंग कि हम लोगों का जो एक्चुअली कस्टमर था, वो Tier 1 कस्टमर्स वगैरह काफ़ी अच्छा था। तो जब हम लोगों ने ये डेटा देखा कि मेरा कस्टमर जो है वो Tier 1 कस्टमर है, जो कि मोर देन 50% है। HF कैटेगरी में इतना Tier 1 कस्टमर्स नहीं होता है, तो मेरा कस्टमर उस लेवल तक आ चुका था। तो मेरे को बहुत क्लियर इंसाइट्स थे कि मेरे को अब क्या करना है, और मेरा ब्रांड अगर Tier 1 पे अच्छा टैप कर चुका है, दैट मीन्स मैं कोई भी प्राइस पॉइंट्स को अब टैप कर सकता हूँ, और मेरा लेवल जो है ब्रांड बन चुका है। चलिए अब आप ना तो प्रोडक्ट्स के बारे में समझते हैं। आपने काफ़ी हमें इंसाइट्स बताएं, लेकिन जब तक रियल प्रोडक्ट सामने नहीं हो तब तक अगली चीज़ समझ में नहीं आती है। ये आपका पिलो है, तो इसके बारे में कुछ अच्छे से बताइए। सो बेसिकली पिलो के काफ़ी 2-3 अलग अलग पार्ट होते हैं।
सबसे पहला पार्ट इसका शेल होता है, इसको हम कवर बोलते हैं, हम शेल बोलते हैं इसको। तो ये जो शेल है बेसिकली, ये शेल जो है ये हम लोगों ने मैट्रेस का फैब्रिक्स जो आते हैं अलग अलग, क्योंकि मैट्रेस इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, तो हमने उस इंडस्ट्री को अडेप्ट करके उसमें जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं कपड़े के, उसको हमने अपने पिलोज के साथ इन्फ्यूज़ किया कि उसको कैसे हम काम में ले सकते हैं। तो फिर ये अपने आप में एक सॉफ्ट फैब्रिक है, स्पन बोलते हैं इसको। तो सबसे पहला तो शेल ये हो गया। सेकंड इसमें आता है एक पार्ट अंदर का जो कि होता है मेन पिलो, ठीक है। इसमें हम कैफे पिलो जैसे आते हैं जिसके अंदर हम वो भी डालते हैं, इनर कवर भी डालते हैं। एंड उसके बाद थर्ड आता है, इसमें ये इनर कवर वाला नहीं है, एक इनर कवर भी आता है इसमें। सो ये थर्ड लेयर ऑफ प्रोडक्ट होती है जनरली, विच इज़ वेरी सॉफ्ट, दिस इज मेमोरी फॉर्म। अब आपको ये ब्लू देखने में अजीब लग रहा होगा शायद कि ये ब्लू तकिया कहाँ से क्यों है ये। सो बेसिकली इसका ब्लू का भी एक लॉजिक है। मेडिकल ग्रेड के अंदर ब्लू जेल करके एक चलता है जो आपको कूलिंग देता है बहुत ज़्यादा। तो आपने देखा किसी के नेक पेन है या कुछ भी है तो वो लोग एक ब्लू कलर का एक जेल का फ्रीज में रख के लगाते हैं। तो हम लोगों ने उससे इसको डिराइव करा कि हम लोग को जेल काम में लेंगे, उसको अपने पिलो के साथ इन्फ्यूज करेंगे ताकि ये आपके हेड को ठंडा रखे, कूलिंग इफेक्ट दे। तो हम लोगों ने इसमें ब्लू जेल डाला है, इसीलिए ये ब्लू है। तो आप काफी इंडस्ट्रीज को यूज करके एक इनोवेशन बनाते हो। बनाना पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ों को हम काम में ले रहे हैं, बिकॉज अगेन आई सेड कि पिलो जो था एक बहुत अनटैप्ड जगह थी, तो हम लोगों ने सब जगह से कुछ निकाल के और एक चीज़ निकल के आई, तो ये वो था। अब इसके बाद फिर हमने एक चीज़ और इसमें डिफरेंट करी थी, आपको इसमें होल्स दिख रहे होंगे। हाँ। अब ये होल्स क्या हैं? ये होल्स बेसिकली एयर पासिंग के लिए हैं। सो बेसिकली जब आप सो गए, कूलिंग जेल अपना काम कर रहा है ठंडक देने का, ये फैब्रिक अपना काम कर रहा है आपको कुशनिंग देने का, और ये जो होल्स हैं, ये सारे होल्स जो हैं ये ऑलमोस्ट 24 होल्स हैं इसके अंदर, ऐसे बड़े बड़े। ये होल्स, तो ये सारे होल्स इंटेंशनल हैं? इंटेंशनल हैं। ये इंटेंशनली ही करे हुए होल्स हैं ताकि इससे जब आप सोते हैं तो फैब्रिक, जब इसको आप प्रेशराइज करते हैं अपने बैक से, सपोर्ट से या हेड से, तो जो एयर इसमें आनी चाहिए वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाती है बाकी होल्स से। तो ये आपको एक ब्रीदेबिलिटी वाला फैक्टर भी दे देता है। सो कूलिंग एंड ब्रीदेबिलिटी वाज आवर प्राइमरी कैटेगरी जो हमको टैप करना ही करना था पिलो में। सो ये उस टाइप का है, और इसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ शेल्स लिए हैं। अब क्योंकि ये मेमोरी है, इस मेमोरी में भी बहुत सारे डिफरेंट शेप्स आते हैं अकॉर्डिंग टू द द कस्टमर, कि किसको किस टाइप का चीज़ में साइजेस भी आते हैं। ये हमारा किंग साइज है, सबसे बड़ा साइज है। इसमें एक छोटा साइज भी आता है। देन अगेन इसमें एक सर्वाइकल पिलो भी आता है जो कॉन्टूर स्टाइल होता है, थोड़ा घुमा हुआ होता है, जो आपके हेड को सपोर्ट देता है। तो वो अलग अलग टाइप के इसमें पिलोज हैं जो हमने करे हैं। लेकिन होम फर्निशिंग जो कैटेगरी है, इसमें कैटलॉगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पर आप थोड़ा सा और समझाइए कि आप कैटलॉगिंग कैसे करते हैं और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए जब कोई पर्सन कैटलॉगिंग करे, तो इसके बारे में और अच्छे से बताइए। सो होम फर्निशिंग में वही अगेन बहुत डायनेमिक है। बहुत सारे डिज़ाइन आपको बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करने पड़ते हैं, कुछ नया लाना पड़ता है। तो हम लोगों ने क्या करा था कि हम लोगों ने जो कैटलॉग्स बनाए थे उस टाइम पे, हमने उसमें फर्स्ट इमेज से ही उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में हल्का हल्का डालना चालू कर दिया था, विच वी कॉल्ड इमोटिकॉन्स, जो छोटे छोटे होते हैं। तो मेरे पिलो की इमेजेस एंड आप अगर मेरे दूसरे प्रोडक्ट की इमेजेस देखोगे, हर इमेज के अंदर एक डिस्क्रिप्शन अपने आप में है। मेरी हर इमेज बोलती है कि मैं क्या हूँ। तो उस आपको वो बहुत ज़रूरी होता है कि आप इमेज इटसेल्फ इज स्पीकिंग अबाउट इट्स ओन थिंग्स, कि मैं एक्चुअली हूँ क्या। तो हम लोगों ने उसमें इमोटिकॉन्स वगैरह डाले हैं हर एक पेज के ऊपर। सपोज 5 इमेजेस हैं तो उसमें डाले हैं हमने। और AI जैसा भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, हमारे पास एक छोटी सी टीम भी है AI की जो ये सब काम करती है, जो कि इमोटिकॉन्स बनाती है प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर, और उसमें क्या फीचर्स हैं वो हम डालते हैं। लेंथ ब्रेड्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर के लिए, कि क्या साइज़ की बेडशीट उनको मिल रही है, तो वो सब हम इमेजेस में ही डाल देते हैं ताकि कस्टमर को आगे तक जाना ना पड़े। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कैटलॉग, तो उस पर फोकस तो होना ही चाहिए। आई थिंक कैटलॉग में इनोवेशन इज़ द न्यू ड्राइवर। आज अगर आप देखोगे जिस तरह से आपने बताया कि हर एक प्रोडक्ट की इमेज कुछ बताती है, तो इस पर काफ़ी लोग आजकल मेहनत कर रहे हैं। मैं जितने नए प्रोडक्ट कैटेगरीज में हम लोग आजकल रिसर्च करते हैं, समझ में आता है कि आजकल कस्टमर्स ज़्यादा नीचे तक रीड नहीं करते हैं, वो सिर्फ इमेज देखते हैं। और एक शायद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो वो देखते हैं वो है रिव्यूज़। आजकल के सेलर्स के पास तो बहुत डायनेमिक डेटा है, उस जो रिव्यूज़ वगैरह है मैं वो वहाँ से भी समझ लेता हूँ कि मेरा रिटर्न परसेंटेज कितना आ रहा है और किस वजह से आ रहा है, कि मुझे उसमें क्या इंप्रूवमेंट करना है। क्या क्वालिटी में दिक्कत है? नहीं। क्या कैटलॉग में दिक्कत है, या मेरा प्रोडक्ट गलत साइज़ में जा रहा है, ये साइज़ अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि मैंने लगा लिया दिमाग क्या ये अप्रोप्रिएट है कस्टमर के लिए साइज़, बट हो सकता है वो अप्रोप्रिएट नहीं है।
तो वो मैं डायनेमिकली बहुत डेटा स्टडी करता रहता हूँ, क्योंकि उसमें आप जब जाओगे ग्रोथ सेंट्रल करके एक पार्ट आता है, ठीक है, वो अभी शायद 1-1.5-2 साल पहले आया था, वो टूल मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। एंड ट्रस्ट मी, वो टूल पे जब आप जाओगे आपको एक एक चीज़ मिल जाएगी। वहाँ से मुझे पता लगा मेरा टियर 1 कस्टमर 50% के आसपास है, मेरा न्यू कस्टमर कितना है, मेरा फीमेल कस्टमर कितना है, और स्पेशली मेरे को ये पता लगा कि मैं पूरे हिंदुस्तान में मेरा सबसे ज़्यादा बिजनेस 18-19% बिजनेस उत्तर प्रदेश से आ रहा है। वाह। और मैं समझता था मेरा ईस्ट से आ रहा है, हाँ। जो कि मैं खुद नॉर्थ में बैठा हूँ। तो वो डेटा मेरे लिए इतना काम आता है कि हाँ ठीक है, उत्तर प्रदेश से आ रहा है, तो मुझे ऐसा कुछ लॉन्च करना चाहिए जो नॉर्थ में ज़्यादा चल रहा हो। इसी के बाद मैंने अपने विंटर प्रोडक्ट्स लॉन्च करे, जो कि ब्लैंकेट्स एंड शेरपा एंड नया ऐसे हमने अपने कैटेगरीज डाली। तो ये डेटा मैं बहुत प्रॉपरली स्टडी करता हूँ, आई थिंक सबको ये डेटा अच्छी तरह काम में लेना चाहिए। इतना अगर किसी ने यूज़र फ्रेंडली और डायनेमिक डेटा बनाया है प्लेटफॉर्म ने, तो वो आपके लिए बनाया है ना, तो आप उसको काम में लो भाई। मतलब इतना कुछ है उसके अंदर कि आप पूरा स्ट्रैटेजी, मैं अपना FBF स्ट्रैटेजी उससे डिसाइड करता हूँ। करेक्ट। जैसे मैंने बोला मेरा उत्तर प्रदेश में ज़्यादा, अब मुझे पता है कि मेरा वहाँ कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, तो मुझे कौन सा प्रोडक्ट कहाँ मूव करना है, तो वो मेरे लिए बहुत स्ट्रेटेजाइजली काम में आता है। लोग उसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। नहीं, आई थिंक पिछले 2-3 सालों में ओवरऑल जो डैशबोर्ड है उसमें, चाहे वो रिटर्न इनसाइट्स हो, क्वालिटी इनसाइट्स हो, स्पीड इनसाइट्स हो, सिलेक्शन इनसाइट्स हो, एंड इवन प्राइसिंग इनसाइट्स हो, इस पे काफ़ी हमने इन्वेस्टमेंट किया है, इसके कारण हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है सेलर से। तो आई थिंक आपने ऑलमोस्ट सारे बॉक्सेस टिक किए। आपने कैटलॉगिंग पे ध्यान दिया, आपने डेटा पे ध्यान दिया, आपने रिव्यूज़ पे ध्यान दिया। तो दिस एक्सप्लेन्स कि आप जब एक पॉइंट था आपके लाइफ में जब आप पेट्रोल के पैसे भी मांगते थे से लेके जब आप आज 60 करोड़ का बिजनेस कर रहे हो, अलॉन्ग विद दीज थिंग्स जो कि बिजनेस हाइजीन है, कुछ मेजर फिलॉसफीज जो आपकी रही है, जो आपको लगता है मैं ये तो कभी नहीं छोड़ूंगा, तो कुछ ऐसा बताइए आप जिससे आपने हमेशा स्टिक किया है। आपके क्या प्रिंसिपल्स है बिजनेस चलाने के लिए? मेरा बेसिक प्रिंसिपल हमेशा से ये रहा है कि एज आई सेड इन द इनिशियल, की कोई भी चीज़ को कभी भी हाईली प्राइस बोलना बंद कर दो, उसको राइटली प्राइस बोलो, और डोंट रन बिहाइंड प्रॉफिट्स की तुम्हें वही स्केल पे खेलना ज़्यादा बेटर होता है आज के टाइम पे। पहले ऐसा होता था कि आप जब पुराने टाइप के ट्रेडिशनल बिजनेसेस थे उसमें आप हाई मार्जिन पे खेल लेते थे क्योंकि लोग कम थे करने वाले। आजकल लोग इतने ज़्यादा हैं कि आप जाओगे तो कोई और खड़ा हो जाएगा आपकी जगह। तो आपको एक अपना जो प्रॉफिट स्ट्रक्चर है वो उस हिसाब से ही रखना चाहिए कि कोई और आपको आके इजीली गेम से निकाल ना दे। तो वो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी आपकी हमेशा होनी चाहिए। तो मेरा हमेशा से वो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी मेरे लिए बहुत अच्छा काम करा है कि मैंने अपनी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा करा है इन टर्म्स ऑफ, मतलब मेरी फैक्ट्री में सब लोगों को सब कुछ पता है और सेगमेंटेड है कि इस बंदे को ये जॉब करना है, इसको ये करना है, इसको ये करना है। कोई मिक्सअप नहीं करते हैं कि भाई ये भी कर ले वो भी कर ले। तो उससे हमारा ऑप्टिमाइजेशन उस एम्प्लॉय का बहुत अच्छा हो जाता है कि उसको पता है ये करना है, तो वो विद इन अ मंथ और 2 मंथ वो इतना एक्सपर्ट हो जाता है उसमें कि ही गेट मोर बेटर एंड बेटर एंड बेटर इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट। तो राइटली प्राइस करो प्रोडक्ट को और कुछ ना कुछ नया करते रहो। ये मेरा हमेशा से रहा है कि मैं कभी भी ये नहीं रुकाऊं कि अब हो गया। ओके 60 करोड़ हो 100 करोड़ हो वो एक नंबर्स हैं, बट मेरे लिए वो कभी मैटर ही नहीं करा। मेरे लिए करा कि मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है नया कि ग्रो करें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर्स की कुछ भी जाए, बट करना है और अच्छा करना है। तो हर बार जब हम ये पॉडकास्ट करते हैं मैं कुछ सवाल पूछता हूँ जो हमारे गेस्ट आते हैं, बट आज थोड़ा फ्लिप करने की इच्छा है कि ये आपकी स्टोरी और आपके इनसाइट्स इतने अच्छे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे से कुछ सवाल पूछिए। तो मुझे सिर्फ ये जानना है कि ये एक जो फिलॉसफी नॉर्मली है कि फ्लिपकार्ट जो है वो Tier 2 Tier 3 कस्टमर्स को ही सर्व कर रहा है, इसको कैसे आप ब्रेक करेंगे और इसको कैसे आप देख रहे हैं इन द लॉन्ग जर्नी कि ये ब्रेक हो जाए और FK का शेयर Tier 1 कस्टमर्स पे भी ज़्यादा है, सो दैट हम ऐसे प्रोडक्ट्स भी डाल पाएँ जो हमारा बाकी Tier 1 का कस्टमर है वो भी आके खरीद पाए। नहीं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फ्लिपकार्ट की स्ट्रेंथ हमेशा Tier 2 Tier 3 रही है, लेकिन Tier 1 इज़ इक्वली अ फोकस एरिया। यहाँ पर हम काफ़ी न्यू चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं, जिस तरह से आप देख रहे हो फ्लिपकार्ट मिनट्स इज़ मेनली टारगेटेड टुवर्ड्स द Tier 1 कस्टमर्स। यहाँ पर हमने देखा है कि जैसे ही हम कोई नए शहर में मिनट्स लॉन्च करते हैं वहाँ पे काफ़ी लोग रिपीट करने लगे हैं, काफ़ी लोग फ्रीक्वेंटली आने लगे हैं। सेकेंड, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द प्रीमियमाइजेशन एंगल। तो काफ़ी जैसे आपके खुद के प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पर हम काफ़ी थोड़ा प्राइस पॉइंट्स अच्छे दे रहे हैं, जहाँ पे लोगों को फ्रेश डिज़ाइंस, न्यू डिज़ाइंस मिले। तो ओवरऑल हम लोगों ने एक न्यू प्रोडक्ट एक्सप्लोरेशन शुरू किया जहाँ पे हम नए अच्छे प्रोडक्ट्स को दिखाते हैं और ये कोशिश रहती है कि जब हम नए प्रोडक्ट्स दिखाएं उसको हम फास्ट दे सकें। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन के थ्रू जो
प्रीमियम टीयर 1 कस्टमर्स है उनको हम जीतना चाहते हैं। तो एक ज्योग्राफिकल टारगेटिंग टाइप कुछ है कि हम लोग टीयर 1 कस्टमर्स को भी वो प्रोडक्ट्स दिखाएं जो शायद नॉर्मली लोगों को नहीं दिख रहे हैं और वो नीचे दब जा रहे हैं। करेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हम GORPI कहते हैं। इसके डायरेक्शन में हम काफ़ी जा रहे हैं, जहाँ पर हम लोग काफ़ी प्रोडक्ट्स को जो उस रीजन के लिए रेलेवेंट है वहाँ पे ज़्यादा दिखाते हैं, और साथ ही हम लोग काफ़ी कस्टमर लेवल पर्सनलाइजेशन भी करते हैं कि अगर आप एक एफ्लुएंट कस्टमर हो तो हो सकता है आपके टेस्ट अलग हो, तो आपको आपके टाइप के प्रोडक्ट्स दिखाते हैं। तो ये सारी एक जर्नी है। अच्छा। इसमें टाइम लगता है और हम इसमें काफ़ी इन्वेस्टेड है। सो आई होप मेरी जर्नी बाकी सेलर्स मिलकर थोड़ा और आसान करेंगे मेरे लिए जो प्रोडक्ट्स लेंगे। आप खुद जब अपनी जर्नी देखते हो तो आपको क्या लगता है कि क्या मुझे ये चीज़ पहले पता होती, या क्या मैं ये ऐसा क्या होता कि मैं अपनी जर्नी को और डिफरेंट कर चुका? देखिए हर जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल रहती है, बट फिर भी आपने जब इंट्रोस्पेक्ट किया होगा तो आपको लगा कि क्या ये मुझे पहले पता होता तो मैं अच्छे से कर लेता। तो कुछ बताइए इस बारे में। एक चीज़ जो मैं कहूँगा कि मैं जब काम कर रहा था तब मुझे काफ़ी बार ना डर लग रहा था कि यार ये कैसा होगा, और शायद आज भी लोगों को काफ़ी ऐसे डर लगता है कि यार मैं ऐसा करूँगा तो ये कैसा होगा, मैं वैसा करूँगा तो ये क्या हो जाएगा। तो आपको आपके फ्यूचर के बारे में नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। सो नेवर बी अफ्रेड कि व्हाट्स कमिंग इन। जस्ट मतलब मैं उस टाइम इतना डर रहा था, शायद मुझे डरना नहीं चाहिए था, तो मैं और जल्दी निकल जाता कि क्या आने वाला है क्या होने वाला है वो आपके हाथ में नहीं है। आप सिर्फ वही करो जो आपको अच्छा लगता है और ठीक लगता है करना। तो ये एक चीज़ है जो मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और आगे भी करना चाहता रहूँगा कि मुझे कभी ये नहीं सोचना है कि मैं ये करूँगा तो इससे क्या हो जाएगा। मुझे ये करना है, क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता है, वो उस टाइम देखेंगे। सो नेवर बी अफ्रेड ऑफ व्हाट यू प्लान टू डू। जो आपको प्लान करना है, जो आपको करना है लाइफ में, आप बिल्कुल फोकस होकर उस पर बस करो। ये मत सोचो कि इससे क्या होगा, जो होगा वो उस टाइम पे देखेंगे। नहीं, थैंक यू इंदर जी। आई थिंक आई पर्सनली एंजॉयड दिस पॉडकास्ट अ लॉट, क्योंकि जिस क्यूरियोसिटी और जिस पेशेंस से आपने अपना बिजनेस बनाया है वो आसान नहीं है। ये क्यूरियोसिटी कि आप एक नॉर्मल पिलो को कैसा इनोवेशन करें से लेकर एक नॉर्मल बेडशीट जो कि इतना महंगा है उसको इतना सस्ता कैसे करें, this requires a lot of skill, and I think you have just demonstrated it. You should be very proud of your journey. I think it's not easy, हर entrepreneur ये नहीं कर पाता, but आपने सबको एक मिसाल दी है। So very congratulations on your journey, and I wish from the bottom of my heart कि आपकी जर्नी ये कंटिन्यूड रहे। डेफिनेटली एंड आई होप कि जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ, यहाँ पे काफ़ी और सेलर्स हैं जो इनकी जर्नीज टफ हैं और वो स्टेज पे ज़रूर पहुँचेंगे, एंड दे विल बी द नेक्स्ट वन टू हैव अ प्लेजर टू मीट यू। ग्रेट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो लवन की कहानी सिर्फ एक सेलर की ग्रोथ की स्टोरी नहीं है, ये है एक प्लेबुक। कंसिस्टेंसी ओवर शॉर्टकट्स, वैल्यू ओवर मार्जिन स्पाइक्स, डेटा ओवर जुगाड़ एंड इनोवेशन ओवर इमिटेशन। इंदर ने प्रूव किया कि अगर आप मार्केट में यूनिक अपॉर्चुनिटी स्पॉट करते हो और कस्टमर्स को वैल्यू देते हो तो इंडस्ट्री चाहे कितनी भी कमोडिटाइज्ड हो उसे एक लाइफस्टाइल ब्रांड बनाया जा सकता है। मैं हूं कपिल थिरानी और ये था 1 in a Billion। अगले एपिसोड में लेकर आएंगे एक नया फाउंडर, एक नई सीख और एक नया रीज़न टू बिलीव इन द पावर ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। सी यू नेक्स्ट टाइम।